हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर स्वागत करता हूं आप सबका काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है। जो अभी हो रहा है वो ये कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फूड एंड एसआई 2023 की जो नोटिफिकेशन आई थी, जिसकी परीक्षा दिसंबर में है, और साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट हुए हैं, WB टेट यानी कि जो टीचिंग की जो परीक्षा है वेस्ट बंगाल के प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के लिए, जो टेट की परीक्षा होती है, जो लास्ट ईयर भी दिसंबर में हुई थी और इस साल भी दिसंबर में होने जा रही है, 10 दिसंबर 2023 को ये भी होने वाली है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि फूड एंड एसआई के लिए एक ही पेपर है, यानी एक पेपर मैथ्स का है 50 नंबर का, और उसी में 50 नंबर का है जीके। एक ही पेपर की परीक्षा है आप लोगों की, और 50 नंबर आपका मैथ्स और 50 नंबर जो है आपका जीके का पार्ट है। इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इस जीके की डिमांड को पूरा करने के लिए काफी हाई डिमांड थी, और उन्होंने कहा था कि सर आप इसकी क्लास ले, रैंडम क्लासेस आप जीके क्लास करवाते हैं, उस क्लास को आप कंडक्ट कराएं। तो इसी का क्लास 1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कल अवेलेबल करवाया था, जो आप में से काफी लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार देखें, लाइक शेयर कमेंट, और बिल्कुल ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे उसको, ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके। जीके की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम क्लास नंबर 2 आज लेकर आए हैं। और खास बात यह है कि हमने इसकी पीडीएफ, बहुत स्टूडेंट्स के पीडीएफ मांग रहे थे, तो हमने इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। कल की वीडियो को भी पीडीएफ आपको वहां डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो की भी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जीके की क्लास सिर्फ इसी के लिए नहीं, बल्कि WB टेट में 2023 की परीक्षा में जो ईवीएस की परीक्षा होती है, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वेस्ट बंगाल के सारे जीके की बात होती है, उसके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि फूड एंड एसआई के लिए। या आप कोई भी परीक्षा देते हो जहां जीके में कन्वेंशनल जीके या ट्रेडिशनल जीके एक पार्ट होता है, उन सभी जीके के लिए ये जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहां मैं जीके को इस तरह से करा रहा हूं जहां केवल क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करने हैं, बल्कि यहां पे आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी, बैकग्राउंड मिलेगा, ताकि यहां के 25 क्वेश्चन करने से आपको ऐसा लगे कि आपके 500 क्वेश्चन के सवालों के जवाब जो है आपको मिल गए हैं। चलिए, क्लास लंबी होने वाली है, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई कल के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन तो करवा दिया था, हाँ बिल्कुल करवाया था, लेकिन सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं था। वहां हमने भारत में होने वाले क्लासिकल डांसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा और जाना। यहां भी एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जो है ले लेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो यहां देखते हैं, क्वेश्चन ये है, सीधे सीधे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और समझते हैं कि भैया हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य जो है इस वक्त भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने 15 अलग अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बहुत ही डिटेल और बहुत ही विजुअलाइज तरीके से हमने देखा। यहां पे अगर इस सवाल का जवाब देना हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं भारत में जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। नाम अगर देखना चाहे तो सबसे पहले है भरतनाट्यम, जो दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य का है। कथक और कथकली, तो कथक जो है वो उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथकली अगर हो जाए तो केरला का, और मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, ये केरला राज्य का है, दोनों ही। ओडिसी नाम से ही ओडिशा राज्य का पता चलता है। सत्रिया जो है ये आसाम का है, बिहू भी आसाम के ही है। मणिपुरी में मणिपुर है, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो राज्य है मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी अगर हम देखें तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये वो 8 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस फॉर्म है जो इस वक्त भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेता कि ये एक क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहला डांस फॉर्म देखें तो भरतनाट्यम दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य का। कथक उत्तरी भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी राज्य वहां का। कथकली की बात करें तो ये दक्षिणी भारत के केरला का। और मणिपुरी में चूंकि मणिपुर है तो ये मणिपुर जो कि हमारी उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है भारत का, वहां का एक स्टेट है मणिपुर का। कुचिपुड़ी अगर हम देखें तो ये आंध्र प्रदेश का एक डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। और ओडिसी में ओडिशा राज्य का ओडिशा आता है, तो इसलिए ईस्ट इंडिया पूर्वोत्तर राज्य जो है ओडिशा, वहां का एक डांस फॉर्म है। भांगड़ा और गिद्दा के बारे में कौन नहीं जानता। भांगड़ा और गिद्दा का इस्तेमाल तो बहुत सारे फिल्मों में भी होता है, और हम बैसाखी के दिन भी इन नृत्य को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये उत्तरी भारत के पंजाब का एक नृत्य है। गरबा की बात करें तो जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, ठीक है। तो ये गुजरात का जो पश्चिमी भारत का एक राज्य है उसका एक नृत्य है। राउफ बहुत ही सुंदर नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तरी भारत के कश्मीर राज्य का है, ठीक है। घूमर राजस्थान का है, इसके बारे में कई सारे गाने आपने फिल्मों में देखे होंगे।
छाऊ डांस के बारे में आपने फिल्मों में कई सारे जगह पे छाऊ डांस आपने देखा होगा, फिल्मों में कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये उड़ीसा के मयूरभंज का है। जहां तक हम बिहू की बात करें तो बिहू आसाम का बहुत ही सुंदर एक नृत्य है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। लवनी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो कि पश्चिम भारत का राज्य है। मोहिनी अट्टम मैंने कहा था केरला का है, दक्षिणी भारत का। और सत्रिया डांस जो है आसाम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये 15 जो डांस फॉर्म्स है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो भारत में है। यहां से कम 1 से 5 नंबर के सवाल तो आपके पक्के आते हैं। तो इनको पढ़ना और इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही बार में इन्हें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने जहन में इसको डाल लेते हैं, तो फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से दे देंगे। तो चलिए एक बार इनको देख लेते हैं कि डांस होते कैसे हैं, यहाँ का पहनावा कैसा होता है, किस तरह के अटायर में होते हैं। बहुत ही सुंदर है इनका पहनावा, पोशाक, कल्चर, संस्कृति सब अलग है। भरतनाट्यम देखिए, आपने कई जगह भरतनाट्यम को परफॉर्म करते हुए आपने देखा होगा भरतनाट्यम। अगर हम कथक की बात करें तो ये यूपी का है और यहाँ का पहनावा भी जो है बिल्कुल भरतनाट्यम या बाकी जगह के पहनावे से बिल्कुल अलग है। कथकली आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कथकली है कि नहीं। उसके बाद मणिपुरी का ड्रेस देखिए, जो मणिपुर का अटायर, इनके जो मुद्राएं होती हैं, जो नृत्य का तरीका होता है, अदाएं होती है, काफी अलग होता है। कुचिपुड़ी और ओडिसी देख लीजिए, काफी अलग है। ठीक है, कई जगह पे ये समानता भी है, कई जगह पे ये अलग भी है। भांगड़ा और गिद्दा आपको पता ही है। ठीक है, गरबा आप देख लीजिए किस तरह से महिलाएं की पोशाकें होती हैं, जो राजस्थान में, जो कि पश्चिम भारत का एक राज्य है, वहां पे गरबा किया जाता है। राउफ जो कि कश्मीर, उत्तरी भारत का एक राज्य है कश्मीर, वहां पे राउफ डांस होता है। ठीक है, अगर हम घूमर की बात करें तो घूमर जो है इसके ऊपर गीत भी है, इसके ऊपर नृत्य भी है, और लड़के लड़कियां दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। छाऊ डांस आप देख सकते हैं। बिहू जो आसाम का बहुत ही फेमस एक डांस फॉर्म है। लवनी की बात करें तो महाराष्ट्र का लवनी भी बहुत फेमस डांस फॉर्म है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम आप देख सकते हैं, आई थिंक ये भी केरला का, और सतरिया डांस जो है आसाम का। तो काफी फर्क है, काफी सिमिलरिटी भी है। जितने भी डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे भारत में जो इस वक्त उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि जब हम दृश्यों के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं और जानते हैं, तो हमें इन चीजों को समझने और जानने में काफी आसानी होती है। आगे सवाल नंबर 2 देखते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 1929 प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक सवाल ये भी आता है कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और किसके द्वारा हुई थी, तो हम कहते हैं कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर थे एलान ऑक्टावियन ह्यूम। कौन थे? एलान ऑक्टावियन ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि उस समय लोगों के पास, चाहे वो नरम दल के नेता हो चाहे गरम दल के नेता हो, उस समय सब एक ही नेता थे। उस समय तो नरम दल गरम दल अलग हुआ नहीं था। 1907 में सूरत में कांग्रेस जो है 2 भाग में बट गया था, नरम दल और गरम दल की, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन लोगों के पास, नेताओं के पास आजादी दिलाने के लिए, अपनी बातों को सरकार के पास रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जिसका नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हर साल भारत के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जगह पे होता था, और वो सेशन यानी कि अधिवेशन कहलाता है। और उस सेशन को चलाने के लिए उस सेशन में किसी ना किसी को एक प्रेसिडेंट यानी सभापति के रूप में चुनना पड़ता है कि आप किसको एड्रेस करेंगे और कौन आपकी बात को आपकी तरफ से अंग्रेज सरकार के पास जो है लेके जाएगा। तो उस समय सर्वसम्मति से जो है जवाहरलाल नेहरू को लाहौर सेशन, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19 दिसंबर 1929 को लाहौर, जो उस समय भारत का एक पार्ट था, लाहौर में जब इसका अधिवेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से इस सेशन का सभापति चुना गया कि हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे और वही हमारी बात को अंग्रेजों तक लेके जाएंगे कि क्या करना है। लाहौर सेशन की बहुत ही एक दुर्लभ तस्वीर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपके स्टडी मटेरियल के रूप में काम आएगी। पीडीएफ भी मैंने इसकी बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी है। जवाहरलाल नेहरू को आप यहाँ पे अधिवेशन देते हुए सुन सकते हैं, भाषण देते हुए सुन सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी नेता उनको सुनने के लिए आए हैं। सबको अपने अपने एजेंडा, मेमोरेंडम को वहां पे रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। बातों पे काफी बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, और फिर कुछ रेजोल्यूशन बाहर आते हैं कि इस सेशन के बाद हम लोगों ने क्या बात पे हमारी सहमति बनी, रेजोल्यूशन क्या निकला। तो ये जो सेशन था इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी रेजोल्यूशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को अपना लिया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमें कुछ नहीं बल्कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए।
हमें अंग्रेजी शासनकाल से क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहीं से लाया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग तो भगत सिंह की ही देन है, क्योंकि उन्हें पूरे स्वराज के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। तो पूर्ण स्वराज की मांग की, और यही वो सेशन था जहां पहली बार हमारे तिरंगे झंडे को एक्सेप्ट करके उसको पहली बार फहराया गया था। तो लाहौर सेशन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रेजोल्यूशन को अपनाया गया और हमारे ट्राई कलर यानी कि हमारे तिरंगे झंडे को जो उस समय बनाया गया था उसको अपनाया गया, उसे अनफोल्ड किया गया था, फहराया गया था। वहां के कुछ नोट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू को नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सबसे पहला बात। और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे हर जगह मनाया गया है, इसका भी रेजोल्यूशन लिया गया था। पूछा जाता है कि पहला स्वतंत्रता दिवस किस सेशन में कब मनाया गया था, तो कहते हैं कि 26 जनवरी 1930 यानी कि ठीक इसके एक महीने के बाद, है ना, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। दिसंबर 31 की बात करें, यानी कि देखिए 19 दिसंबर 1929 की बात है, उसी महीने साल का अंतिम दिन था 1929 का। अर्धरात्रि के समय यानी कि मिडनाइट को रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे यानी कि समझिए कि अगला दिन 1 जनवरी 1930 को, ठीक है, हमारे जो नया जो ट्राई कलर था, जो नया जो तिरंगा झंडा था, सर्वसम्मति से इसको पहली बार होस्ट किया गया, फहराया गया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे जो है लगाए गए। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर हमारे झंडे को फहराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे सिर्फ एक एमसीक्यू के दृष्टिकोण से ना देखें, ये बहुत कुछ कहता है आपसे, आपके अंदर का। मैं अगर कहूं तो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं मानता हूं कि इन सवालों से हमारे अंदर के एहसास जागते हैं और राष्ट्रीय हमारा जो आजादी के लिए जो आंदोलन लड़े गए, जिन सिद्धांतों पे लड़े गए, वो सिद्धांत हमारे लिए आज के इस आजादी भरे जीवन के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। हम उन सिद्धांतों को बारे में सोचे और सोचे कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया, उसको अहमियत दे, उस जज्बात को हम समझे कि कितने मुश्किलों से जद्दोजहद के बाद जो है हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे सवाल यहाँ से आ सकते हैं। अगला सवाल है, और ये उस समय का देखिए जवाहरलाल नेहरू की वो बहुत दुर्लभ तस्वीर जो उस समय के अखबार में आई थी, और उन्होंने क्या कहा था, फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु इज pressing the claim for complete independence from Great Britain, though advocating peaceful methods, Nehru warns of the possibility of war to achieve their end. नेहरू जी ने यह कह दिया था कि नेहरू जी जो उस समय लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ग्रेट ब्रिटेन से शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास कोई आखिरी विकल्प बचेगा तो वो होगा युद्ध का विकल्प। ये बात देके भी अंग्रेजों को चेतावनी दी गई थी। तो काफी सीरियस मामला था, काफी अंग्रेजों को इस बात को समझना पड़ा कि हाँ भाई अब लोग जो है सीरियस हो रहे हैं। आगे देखते हैं, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट which lies up to 16 km above equator and 8 km over polar region where vital atmospheric pressure like climatic and weather conditions takes place is known। देखिए आंसर तो सीधा लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर, लेकिन बात को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बात है क्या। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, बात समझिएगा, पृथ्वी, ये तो पृथ्वी है, मिट्टी कंकड़ बालू की बनी हुई है पूरी तरह से, पेड़ पौधे यहाँ पे, लेकिन इसके बाहर जो हवा की जो परत है वो सिर्फ एक परत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कई सारी परतें हैं। इसके ऊपर जो है कई सारी परतें हैं। जो सबसे पहला परत जो होता है जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, बात को समझिएगा, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो ये सबसे निचला वाला स्तर होता है और पहला स्तर होता है, ये वह स्तर होता है जहां के एयर को हम ब्रीथ करते हैं, जहां की हवा में हम सांस लेते हैं। ये वो लेयर होता है जहां की हवा का घनत्व यानी कि डेंसिटी सबसे बड़ी होती है। एक नंबर का सवाल, कौन से लेयर में हवा घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो ट्रोपोस्फेयर। सबसे फर्स्ट लेयर जो है वो कौन होता है, एक नंबर का सवाल आता है तो हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। सवाल आता है कि कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है इक्वेटर से, तो देखिए इक्वेटर क्या होता है, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई हुई है इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है। यहाँ के ऊपर को ले ले तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम कह सकते हैं, और नीचे को ले ले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कह सकते हैं। ये बीच का हो गया। तो ये जो विषुवत रेखा है यहाँ से 16 किलोमीटर ये ऊपर की ओर है, नीचे की ओर भी है, ठीक है। और अगर हम पोल्स की बात करें, अगर हम पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो ट्रोपोस्फेयर का लेयर है, जो हवा की परत है, वायुमंडल की परत है, ये 8 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे है। बात को जरा समझिएगा, ठीक है। और ये वो क्षेत्र है जहां पे बहुत जरूरी
वायुमंडलीय सारी क्रिया, माने वायुमंडल में होने वाले जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्लाइमेट और मौसम को लेके जो भी घटनाएं हम देखते हैं, बारिश का होना, तूफान का आना, स्टॉर्म का आना, साइक्लोन का, चक्रवात का आना, बिजली कड़कना यानी कि थंडरिंग होना, या बादलों का बनना, क्लाउड फॉर्मेशन होना, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ये सब कुछ आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेयर है आपके जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए। आगे हम देखें इसके बारे में, अगर हम पढ़ें डिटेल से, तो पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस के बारे में तो जो अगर आपसे सवाल, एक नंबर का सवाल आपसे ये आएगा कि पृथ्वी के ऊपर वो कौन सी लेयर है जहां पे हॉट एयर बैलून उड़ती है, या आपसे पूछ सकता है एक नंबर का सवाल, जहां पैसेंजर प्लेन जो है ठीक जहां बादल होते हैं बादलों के ऊपर से उड़ता है, तो वो भी यही हो जाएगा, है ना। जहां पे पहाड़ों पे जो है बर्फ देखने को मिलती है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके -56.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको यहाँ देखने को मिलता है। और 0 से लेके मैंने 12 से 18 किलोमीटर तक की मोटी परत जो होती है, यानी यहाँ पे हवा की 12 से 18 किलोमीटर तक वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें आप सांस लेते हैं। जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर चलते जाएंगे, हवा की परत जो है पतली होती जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। वायुमंडल के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे अगर आप किसी खान में चले जाए, कोयले की खान में चले जाए, तो पृथ्वी के नीचे भी हवा की जो परत है वो पतली हो जाती है और आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहाड़ों पर चढ़ते वक्त लोगों को काफी दिक्कतें होती है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आगे बढ़े, इसके ठीक ऊपर चलते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर है। एस के बाद टी आता है, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, S-1 जो है टी होता, T-1 जो है एस होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो रेडियो साउंड की प्रक्रिया होती है, एक नंबर का सवाल ये आता है कहाँ पे होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। 11 से 50 किलोमीटर की मोटी परत होती है और इसका तापमान -56.5 डिग्री सेल्सियस से लेके -2.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, यानी कि काफी ठंडी परत है। और रेडियो साउंड की जो एक्टिविटी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो एक्टिविटी होती है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक इसके ऊपर अगर हम चले जाए तो हमारा आता है मेसोस्फेयर। ये 40 से 50 से लेके 80 से 90 किलोमीटर की मोटी एक परत है। और जो मीटियोलॉजिकल रॉकेट, यानी कि जो मौसम की जानकारी देने के लिए जो वगैरह रॉकेट वगैरह जो जाती है, जो पृथ्वी की तस्वीरें लेके हमें मौसम की प्रॉपर जानकारी दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, -2.5 से -86.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पे होता है। और जो मीटियोर्स, यानी कि जो तारे टूटकर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचे चले जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने वाले होते हैं, वो इस लेयर में आके इतनी ज्यादा फ्रिक्शन और इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि ये मीटियर जो है जल के इसी वायुमंडल के इसी लेयर में जाके टूट जाते हैं। और बाद में इसी मीटियर शावर को हम लोग शूटिंग स्टार का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शूटिंग स्टार का नाम देते हैं। एक नंबर का सवाल बनता है, बोलो है कि नहीं है। आगे देखते हैं, अगर इसके ऊपर चले जाए, थर्मोस्फीयर, थर्म का मतलब होता है हीट, तो 80 से 90 से लेके 800 किलोमीटर तक की मोटी परत होती है। और यहाँ पे जो विशेष जो हमें देखने को मिलता है वो होता है ऑरोरा। क्या देखने को मिलता है? ऑरोरा। यानी ये एक स्पेशल एक्टिविटी होती है वायुमंडल की, जो इस तरह से जो आप हरे हरे या नीले नीले जो आप अगर आप यूट्यूब पे अगर आप टाइप करें तो आप इस तरह के देखेंगे, बहुत सारी माने कुछ हिलता हुआ यहाँ से यहाँ वहां जो है, लगता है कि रंग बिरंगे हरा नीला पीले रंग का हवा जो है, मौसम जो है यहां से यहां हो रहा है। एक्चुअली आप थर्मोस्फेयर यानी पृथ्वी से बहुत सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जो थर्मोस्फेयर है वहां पे होने वाली एक्टिविटी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट काफी ज्यादा होती है। -86.5 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान होती है। और ये जो घटना घटती है इसे ऑरोरा कहते हैं। क्या करते हैं? ऑरोरा, जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके ठीक ऊपर अगर चले जाए तो एग्जॉस्फेयर है। एग्जॉस्फेयर में स्पेसशिप, चंद्रयान, सैटेलाइट, मंगलयान, किसी भी तरह का उपग्रह आपको भेजने हैं, किसी भी तरह के सैटेलाइट को आपको, स्पेसशिप को अगर आपको भेजना है तो वो यहां से जाकर आपके एग्जॉस्फेयर में जाके ही सेट होता है, जहां की तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस कम से कम होती है। तो आप जरा सोचे और फिर दिमाग लगा है कि इसरो के वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, चंद्रमा पे उसे उतार दिया, तो जरा इस बात को जरा सोचे कि इस चंद्रयान 3 को धरती से लॉन्च होना है, यानी ट्रोपोस्फेयर को पार करना है, स्ट्रेटोस्फेयर को पार करना है, मेसोस्फेयर से होते हुए थर्मोस्फेयर, लास्ट में एक्सोस्फेयर में जाना है और फिर चंद्रमा की ओर चले जाना है। तो सोचिए एक 2 3 4 5 लेयर को पार करते हुए इतनी विभिन्नताएं, मौसम में इतनी जटिलताएं, इतने तापमान का ऊपर नीचे होना, है ना, कई सारी गतिविधियों का होना, शूटिंग स्टार का होना, ऑरोरा का होना, कई सारे यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना। तो सोचिए जब यान को बनाया जाता है तो यहाँ के वैज्ञानिक को कितनी चीजें और बारीकी से काम करना पड़ता है, कहीं भी कुछ गलती ना हो जाए, वरना
रोजाना आपने देखा होगा कि रॉकेट लॉन्च करने के कुछ सेकंड बाद ही वो ब्लास्ट हो जाता है। तो कई सारी बातें और कई सारे जोखिम उठाना पड़ता है, अरबों लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाता है, हजारों करोड़ रुपया का नुकसान हो जाता है। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको जानना कितना जरूरी है। जनरल साइंस की बात है, एवरीडे अफेयर्स की, आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके बारे में, प्रत्येक के बारे में बात करें तो हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या है, तो ट्रोपो का मतलब होता है चेंज। ट्रोपो का मतलब क्या होता है, चेंज, या इसका मतलब होता है टर्निंग। एक नंबर का सवाल आपका यहां से बनेगा। और जो क्लाउड्स होते हैं, एक सवाल यहां से बनता है, पूछा जाता है कि पृथ्वी की वो कौन सी परत है जहां पे बादलों का फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं, तो ये इसी लेयर में बनते हैं। ये हो गया। और ये वो लेयर है जिस लेयर में हम सांस लेते हैं, तो वो लेयर का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। एक नंबर का सवाल यहां बनता है। 5 से 9 मील मोटी इसकी परत होती है हवा की, और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का लेयर है। तो एक नंबर का सवाल यहां होता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। और यही वो जगह है जहां पे वेदर की, यानी कि मौसम से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो सारी घटनाएं जो है वो यहीं पे घटती है। कहां पे घटती है, यहीं पे घटती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात को जरा देखें, ध्यान दें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए स्ट्रैटो का जो मतलब होता है वो मतलब होता है लेयर। स्ट्रैटो का मतलब होता है परत, या स्ट्रैटो का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैला हुआ, वो परत जो फैली होती है। और ठीक ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाले परत को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और ये ट्रोपोस्फियर। ये लेयर कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के तूफान, चक्रवात या टर्बुलेंस जो है हवा में नहीं होती है। ठीक है, स्थिर मौसम होता है। 22 मिलीमीटर मोटी परत है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक नंबर इसमें आता है कि पूछा जाता है कि ओजोन की परत जो है किस लेयर में होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में होती है। ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3, जहां पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। हम O3 में सांस नहीं ले सकते, हम O2 में सांस ले सकते हैं। सोचिए एक मॉलिक्यूल ज्यादा होने पे या एक मॉलिक्यूल अगर कम हो जाए, अब बिल्कुल भी उस हवा में सांस नहीं ले सकते। तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन लेयर जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है, जो सूर्य की अल्ट्रा यूवी रेस जो होती है, जो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है, और इसके ओजोन लेयर के ना होने पे अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरणें बिना छने, बिना फिल्टर हुए अगर पृथ्वी पे आती है, तो इंसान को मेलोनर्मा नाम की स्किन डिजीज, यानी कि कैंसर, एक स्किन कैंसर होता है, इसका नाम होता है मेलोनर्मा। ये भी एक अल्ट्रावायलेट किरणों के चलते ही होता है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, क्योंकि इसमें O3 गैस होती है, ये सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को पहले क्या करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद जो है पृथ्वी की तरफ भेजती है, तब जाके नुकसान जो है ना के बराबर होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये परत भी दिन प्रतिदिन जो इतनी पतली होती जा रही है कि सूरज की रोशनी कई जगहों पे जो है बिना छने जो है पृथ्वी पे आ रही है, और कई तरह के स्किन डिजीज या दूसरे जो बीमारियां हैं लोगों को हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है, मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखा जा रहा है, जो कि आमतौर पर नहीं देखा जाता। बात करते हैं मेसोस्फीयर की। तो मेसोस्फीयर की अगर हम बात करें, तो मेसोस का मतलब होता है मिडल, जो कि बीच में होता है। तो इसमें ये 22 मिलीमीटर मोटी परत होती है। यहाँ पे मीटियोर्स, एक नंबर का सवाल आता है, मीटियोर्स जो है यहीं पे जल जाते हैं, इतनी घर्षण होती है, यहाँ पे इतना फ्रिक्शन होता है, और यहाँ इतनी हीट क्रिएट होती है कि यहाँ पे ऊपर से अंतरिक्ष से आने वाली कोई चीज उसी लेयर में, और चूंकि बहुत सैकड़ों मील लंबी लेयर होती है, तो उसी में क्या करती है, ये आते आते और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते करते इतनी फ्रिक्शन और हीट पैदा होती है कि वो सब ब्लास्ट हो जाता है, और बाद में शूटिंग स्टार के रूप में हम रात को इसका सुंदर सा जो नजारा है हम वो देख सकते हैं। तो ये मेसोस्फीयर की बात हो गई। हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। देखिए थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट यानी कि ऊष्मा। और ये लेयर जो है 319 मील मोटी है। कितनी मोटी है, 319 मील मोटी है। एक नंबर का सवाल आता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन मैंने क्या होता है, जहां पे आप रुकते हैं, बस पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, या कोई भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो भी एक स्टेशन हुआ। ऊपर में भी एक स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन है, एक तरह का बस स्टॉप, अंतरिक्ष स्टॉप समझिए, जहां पे काफी सालों से वहां पे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उसकी रिपेयरिंग करते हैं, सैटेलाइट का ध्यान रखते हैं, पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पृथ्वी के ऑर्बिट के चारों ओर घूमते हैं, और जो भी सैटेलाइट या किसी यान को दिक्कत होती है उसके लिए फ्यूल हो या रिपेयरिंग का काम हो या जरूरी सामान जो है पहुंचाने का काम भी करती है। तो एक स्टेशन वहां जरूरी था। और बहुत सारे लो ऑर्बिट सैटेलाइट, यानी कि
कम ऊंचाई पे स्थापित होने वाले जो उपग्रह होते हैं उनके लिए भी ये जो थर्मोस्फेयर है एक घर की तरह ही है, जो यहाँ पे ये फंक्शन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्फेयर की बात करें तो देखिए एक्सोस्फेयर का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर, जो एकदम पृथ्वी से एकदम बाहर का लेयर है। पृथ्वी से क्या एकदम बाहर का लेयर है। दिस लेयर इज अबाउट 6200 मील मोटी परत है, यानी कि जितना फैला हुआ हमारी पृथ्वी है उतना ही फैला हुआ जो है एक्सोस्फेयर है। और ये जो एक्सोस्फेयर है ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को ठीक खत्म कर देता है, उसके बाद अंतरिक्ष जो है शुरू हो जाता है। तो ये सेपरेट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी एक नंबर का सवाल बनता है कि वो कौन सा लेयर है जहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन की गैस की अधिकता बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फेयर। सवाल आते हैं अगला, नंबर 4 नंबर सवाल में आते हैं कि इन द ईयर 1978 द अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, एज अ फंडामेंटल राइट। देखिए 1978 के पहले संपत्ति रखने के अधिकार को हम लोग फंडामेंटल राइट कहते थे। क्या कहते थे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही खास होते हैं, ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, कानून भी आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए संपत्ति प्राप्त करने का, रखने का और संपत्ति को दूसरों को देने का अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे। और ये उस समय आर्टिकल नंबर 31 में हम लोग ये अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया था। एक नंबर का सवाल भाई आपका यहां बन जाता है, एक नंबर का सवाल आपको यहां बन जाता है। अब यहां समझिए कि इस राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति रखने के अधिकार को सवाल आता है कि भैया ये क्या है, लीगल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ये कई सारे सवाल आते हैं। तो देखिए जब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत बड़ा संविधान है, बहुत सारे देशों से लिया गया है, बोरो किया गया है, तब जाके हमारा संविधान बना है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जिससे हमारा देश चलता है, हम और आप चलते हैं, हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इस संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो समय समय पे ऐसा एहसास होता है कि नहीं, अब जरूरत के हिसाब से इसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों को कई तकलीफ हो रही है और कई मामलों में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको सही होने के बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए समय समय पे इसका संशोधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो आप संशोधन करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट या ऐड करते हैं इसमें कुछ मामले, कुछ आर्टिकल या कुछ नियम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संशोधन, यानी उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो संवैधानिक अमेंडमेंट, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44वें बार 1978 ईस्वी में जब हमारे संविधान को संशोधित किया गया तो कई सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो उस समय आर्टिकल नंबर 31 में आता है, उसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटाकर 300A नंबर आर्टिकल में रखा गया, जो कहता है कि ये आपका फंडामेंटल नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संविधान आपको संपत्ति रखने या ट्रांसफर करने का अधिकार देता है। 1970 में ये बात उठी थी और 44वें संशोधन 1978 के बाद जो है इसे यहां से रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 में था जो हटा दिया गया और बाद में इसे संवैधानिक अधिकार बताया गया आर्टिकल नंबर 300A के तहत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेंडमेंट है जो हमें पढ़ने और समझने बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहला है आपका 41st अमेंडमेंट। कौन सा है? 41st अमेंडमेंट। 41st अमेंडमेंट जो है ये कहता है कि SPS यानी कि स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जो अपने राज्य में सिविल सर्वेंट को परीक्षाएं लेती है, सिविल सर्वेंट बनाती है, तो या इसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन संस्था है, इसके जो चेयरमैन है और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनके रिटायरिंग एज को 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया कि अब 60 में नहीं, आप 2 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, 62 साल में जाके आप रिटायर होंगे। और ये किया गया आर्टिकल नंबर 316 में। एक नंबर सवाल आपको यहां बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं 42वें नंबर संशोधन की। तो 42वें नंबर संशोधन में हमारा जो प्रियम्बल है, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान का जो पहला पन्ना है, जो हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है, जो हमारे संविधान का आत्मा है ना, दिल है, आत्मा है, तो हमारे प्रियम्बल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो उसमें उस समय सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी बात को ऐड किया गया था हमारे प्रियम्बल में। सोशलिस्ट जो है गांधीयन प्रिंसिपल से लिया गया, कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इंटीग्रिटी माने हमारी जो एकता और अखंडता है, इस बात को भी इसमें ऐड किया गया था प्रियम्बल में। इसके अलावा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसे भी
डीपी, माफ कीजिएगा, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम पढ़ेंगे हमारे संविधान में, ये क्या है, इसको भी आर्टिकल नंबर 39A, 43A और 48A को जो है इसमें ऐड किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या हो, जब आप राज्य के नागरिक है, किसी भी राज्य के नागरिक है, तो उस राज्य की जो नियम और कानून है, वहां की जो पर्यावरण है, धरोहर है, स्मारक है, इन सब के प्रति आपकी एक नागरिक होने के प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसको सुरक्षित रखें और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ठीक है। 44वें नंबर अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो हमने अभी कहा कि 1978 में 44वें नंबर संशोधन किया गया, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को, जो एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 31 में, इस आर्टिकल 31 को रिपील करके 300A नंबर आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया और इसे फंडामेंटल राइट से हटा के संवैधानिक अधिकार बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया। 61st अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, 61वां नंबर, 61वें बार जब हमारे संविधान का संशोधन किया गया तो हमारे देश के जो वोट देने वाले नागरिक है, जिनकी उम्र थी 21 साल होने पे ही आप वोट दे सकते थे, इस उम्र को क्या किया गया, 21 से हटा के क्या किया, 18 किया गया। तो जैसे ही आप उम्र को 3 साल घटा देते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग जो है वोटर देने की श्रेणी में चले आते हैं। तो अब से जो लोग ये अभी भी है, अगर आपको 18 साल है और आप वोटर कार्ड है आपका, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना वोट देके अपना जो उम्मीदवार है वो चुन सकते हैं, उसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो 61st अमेंडमेंट जो है हमारे वोटिंग एज को 21 से 18 करता है। 86वीं बार जब हमारे संविधान का संशोधन हुआ, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो हमें क्या दिया गया, आरटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, यानी आपसे ये कानून भी अब छीन नहीं सकता और ये देना ही होगा। सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, राज्य इसके प्रति प्रतिबद्ध है, उसको इसकी व्यवस्था करनी ही होगी। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी और प्राइमरी एजुकेशन जो है देना ही होगा और ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 21A। ये भी 1 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये काफी चर्चा में रहता है, अभी भी रहता है, कि 101 जब 101st अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जब 101 बार हमारे संविधान को संशोधित किया गया तो जीएसटी ऐड किया गया। तो पता ही है जीएसटी से काफी लोग परेशान भी है, दुकानदारी परेशान है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो है इंक्लूड किया गया। तो देखिए ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो मुझे लगते हैं जहां से आपका 1 से लेके 5 नंबर का सवाल हर परीक्षा में आता है, चाहे वो क्लर्क की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो। तो हर दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें और इसको पढ़े। पीडीएफ तो आपको डिस्कशन में मिल ही जाएगी। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट, किस पोषक पदार्थ की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी क्या हो जाती है, रतौंधी, रात को अंधापन हो जाता है, या पुअर विजन, या खराब आपकी दृष्टि हो जाती है। खास करके जो नाइट का समय होता है, जब जो प्रकाश जो होता है कम होता है, या जब लो लाइट होती है ना, या डिम लाइट होती है, तो उस समय काफी लोग जो है, खास करके बुजुर्ग जो है, वो देख नहीं पाते। और ये किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। 1 नंबर का सवाल ये बनता है। 1 नंबर का सवाल ये भी बनता है कि भैया ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इसका क्या नाम है, रेटिनोल। इसका क्या नाम है, रेटिनोल। 1 नंबर का सवाल बनता है। यहां से 1 नंबर का सवाल ये भी बनता है कि रेटिनोल आखिर हमारे शरीर में आखिर ये ऐसा क्या पदार्थ बनाता है जिससे हमारे विजन को मजबूती मिलती है और हम कम प्रकाश वाले जगह को भी अच्छी तरह देख सकते हैं। तो ये जो पिगमेंट हमारे शरीर में बनाता है वो है RHODOPSIN, यानी कि रोडोप्सिन। ये क्या है, रोडोप्सिन। 1 नंबर का सवाल ये बन गया, 1 नंबर का सवाल ये बन गया, 1 नंबर का सवाल ये बन गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और ये रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट हमारे शरीर में बनाता है, जिसकी डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो लो लाइट में, डिम लाइट में या रात को हम अच्छी तरह से चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी कुछ सीखने को आपको मिला, लेकिन विटामिन यहाँ खत्म नहीं होता है। विटामिन के बारे में मैंने और भी कुछ बताया, जहां से 1 से 5 नंबर का सवाल मैं आपको कंफर्म करके दूंगा अगर आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। विटामिन ए की बात करें तो इसे हम कहते हैं रेटिनॉल, और ये इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी जो है हो जाती है। बाबा नंबर 1 की बात करें, यानी कि B1 की बात करें, मैं इसे बाबा कहता हूं, बाबा नंबर 1, तो इसे कहते हैं, साइंटिफिक नाम है थायमीन। थायमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B1 को कहते हैं थायमीन, और इसकी कमी से
बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है। बाबा नंबर 2 जो मार्केट में है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबा है, इनका प्रवचन अगर नहीं सुनेंगे तो आपके शरीर की वृद्धि है रुक जाएगी और आपकी स्किन जो है काफी खराब हो जाएगी। इसलिए काफी महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो है प्रवचन सुनने जाती है। बस एक मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं, जरा सीरियस मत होइए। B2 जो है राइबोफ्लेविन विटामिन का नाम है। इसकी कमी से क्या होती है, शरीर की वृद्धि पूरी तरह से नहीं होती, खासकर बच्चों में विकास पूरा नहीं हो पाता और उनकी स्किन खराब हो जाती है, कई तरह की स्किन की बीमारियां हो जाती है। अगर हम बात करें बाबा नंबर 12 यानी कि B12 की, तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से रक्त कम बनता है और हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। विटामिन सी, इसे हम फेमसली कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू संतरा वगैरह में पाया जाता है, फ्रूट्स में। इसी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आना शुरू होता है, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू निकलती है, स्कर्वी। विटामिन डी, जिसका बहुत बड़ा स्रोत जो है हमारा सूरज देवते हैं, सूरज भगवान है, इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स जो होता है सन होता है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जल्दी टूट सकती हैं। इसी बीमारी को हम लोग रिकेट्स कहते हैं। इसलिए अपने जीवन काल में जितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, अपने बिजी शेड्यूल से कम 15 मिनट से आधा घंटा निकालें और सूरज की रोशनी में जाके बैठे ताकि आपको इसकी कमी ना हो। विटामिन के की अगर हम बात करें विटामिन के को हम लोग कहते हैं फाइलोक्विनिन। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन कहते हैं। और इसकी कमी से काफी ज्यादा खून का स्राव होता है अगर आपको चोट लग जाती है और खून बहना बंद नहीं होता है। तो विटामिन के जो है वो क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, यानी कि खून को जमाने का काम करता है ताकि एक्सेसिव ब्लड को बहने से रोका जा सके। तो विटामिन के आपके न्यूट्रिएंट में होना चाहिए, पोषक पदार्थ में होना चाहिए। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम तो पता ही है, कैल्शियम हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों को जान देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए काफी जरूरी है। और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है उसे भी रोकने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। पर जब कैल्शियम खाते हैं या कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, विटामिन डी ही नहीं, बल्कि और भी सारे माइक्रो मिनरल्स जो है, माइक्रो चाहिए होते हैं, जो आपको खाने में आपको चाहिए, जैसे कि फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का काम क्या है, ये अगर ना हो तो दांत आपके खराब हो जाएंगे, हड्डियां आपकी खराब हो जाएंगी। कैल्शियम ले भी लेते हैं तो कैल्शियम आपके हड्डियों में बाद में जाता है, कैल्शियम हमारे खाने के माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड से ही हड्डियां जो हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। ये प्रॉपरली हड्डी जो है ब्लड से कैल्शियम को ले ले, इसके लिए जरूरी है कि दूसरे मिनरल्स भी खाने में पर्याप्त मात्रा में हो, जितना चाहिए, जो डेली रिक्वायरमेंट है। इसमें आयरन भी आता है, जो किसी कमी से खून कम बनता है ना, रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं, हीमोग्लोबिन कम बनता है, उससे एनीमिया हो जाती है। आयोडीन पता ही है, जो घर में हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होनी चाहिए, इससे कमी से गोइट्रे नाम की बीमारी होती है, या हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है। कॉपर को देखते होंगे, तांबा, ये भी चाहिए होता है बहुत ही मामूली मात्रा में। इससे क्या होता है, ये नहीं होने से आपको भूख बहुत कम लगती है, भूख बच्चों को कम लगती है, वो खाना नहीं खा पाते, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनका ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन विटामिन और मिनरल्स के बारे में जानना, क्योंकि यहां से 1 से 5 नंबर के सवाल आपके बनते ही हैं। और यहां मैंने इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं जिनके बारे में यहाँ लिस्ट दिया है, इनका आप नोट कर ले, पीडीएफ मैंने दे रखी है, इसके बारे में पढ़े। जैसे कि बायोटीन है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है। प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फैट खाते हैं, उसको पचाने यानी कि मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। और ये एवोकाडो, कॉलीफ्लावर, एग्स, फल, लीवर, पोर्क, सैल्मन या अनाज में जो है पाया जाता है। इसी तरह से कोलिन की बात करें तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट, 1 नंबर का सवाल आता है कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या सेल सिग्नलिंग के लिए, सेल के द्वारा जो भी आपके शरीर में क्रियाएं होती है ब्रेन तक पहुंचाने और ब्रेन से उस अंग तक पहुंचाने के लिए कोलिन नाम के विटामिन की जरूरत होती है। लिपिड यानी कि फैट को ट्रांसपोर्ट करने, इसको पचाने, लीवर के फंक्शन हो, मसल के मूवमेंट हो, नर्व का फंक्शन हो, या नॉर्मल जो शरीर में जो पाचन प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको चलाने के लिए जरूरी होती है। बीज एंड पीन्स, अंडे के कुसुम में, मछली, लीवर, मिल्क, नट्स, सैल्मन, सोया फूड, वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच में आपको ये मिल जाएगा। फॉलिक एसिड हर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भी दिए जाते हैं, गर्भवती माओं को दिया जाता है, ताकि जन्म के समय बच्चों को जो कई तरह की बीमारियां हो जाती है या मां को तकलीफें होती है, इससे उसको बचाया जा सके। इसके अलावा प्रोटीन को पचाने और लाल रक्त कोशिका यानी कि भारतीय महिलाओं में या बच्चों में खून की कमी ना हो, इसे रोकने के लिए फॉलिक एसिड टैबलेट जो है फ्री में बांटा जाता है प्राइमरी स्कूल में या सरकारी हेल्थ सेंटर में बांटा जाता है। ठीक है, ये एस्पैरागस, एवोकाडो, बीन्स, पीज
या आपके ब्रेड हुआ, सीरियल, पास्ता या राइस हुआ, ग्रीन हरी सब्जी हो गया, ऑरेंज जूस हुआ, फ्रूट्स हुआ, यहाँ पे ये बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारी देखिए लिस्ट दे रखी है, नियासिन, पैंथेनिक एसिड या राइबोफ्लेविन हुआ, इससे क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, इसकी आप एक पूरी नोट्स ले लें। आपको मैंने पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने दे रखी है। थायमिन हो गया, विटामिन, थायमिन यानी कि विटामिन ए, हमने अभी भी पढ़ाया आपको कि थायमिन जो है विटामिन B1 है, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, ये क्या करता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लिस्ट देख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं सवाल नंबर 6। देखेंगे सवाल नंबर 6 क्या है। सवाल नंबर 6 अपने आप में काफी नायाब सवाल है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान में 22 पार्ट है, मेरे ख्याल से 22 भाग है। भैया समझिए कि 22 चैप्टर है, जिसके चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, और चैप्टर नंबर 4 के भाग ए में आ जाए 1 नंबर का सवाल आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे भारत के संविधान में किस पार्ट में है, तो पार्ट 4A, याद रखिए पार्ट 4A में है। और 1 नंबर का सवाल ये आता है कि किस आर्टिकल में हम अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 51A में पढ़ते हैं। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारत का नागरिक होने के चलते, तो आंसर होता है 11। ये 1 नंबर का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 51A इससे डील करता है, पार्ट 4A डील करता है, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। सबसे पहला है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने संविधान में लिखे मान्यताओं और नियमों को पालन करें। एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे देश की संस्थाएं, हमारे देश के संविधान और हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये आपका कर्तव्य है। 2 नंबर की बात करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, हमारा आजादी पाने के लिए हमारे देश के सभी शहीदों ने शहादत दी, जिन विचारों को लेके इस भारत का निर्माण किया, हम उन विचारों को आगे बढ़ाएं, उसका सम्मान करें। 3 नंबर की बात करें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारा देश अंदर बाहर दोनों से मुक्त है कि ये किसी के गुलाम नहीं, हमारा देश एक है, हम सब कोई, हमारे देश में अखंडता है, भाईचारा है, इसके आदर्श को आगे बढ़ाएं, अपने देश को सुरक्षा करें, डिफेंड करें, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, और जब भी हमारे देश की सेवा की जरूरत हो आप तत्पर रहें। 5 नंबर है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी हमारे देश में जो कॉमन ब्रदरहुड की भावना है, हमारे देश में जो भाईचारे की भावना है, हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो अभद्र व्यवहार है, इसको कभी भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और धर्म, जाति, भाषा के आधार पे कभी भी कोई भेदभाव ना करे, सब में भाईचारे यानी कि ब्रदरहुड की जो भावना है इसको बढ़ाया जाए। 6 नंबर की बात करें, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, हमें इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर कल्चर का सम्मान करना चाहिए। 7 नंबर की बात करें, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है, जंगल है, झील है, नदियां हैं, जंगली लाइफ है, या जो लिविंग क्रिएचर्स है, इसके प्रति दया की भावना रखें, इन्हें मारे नहीं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्व वायलेंस, अहिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान बिल्कुल ना करें, जो कि दंगे फसादों में ऐसा देखा जाता है। ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी जाती है, बसों में आग लगा दी जाती है, सड़कें खराब कर दी जाती है ना, बिल्डिंग तोड़ी जाती है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, बेहतर करें, अपने आप को बेहतर बनाए, क्योंकि हर एक इंसान इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी के द्वारा जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से उतना ही प्रगति करेगा। और अंतिम, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन by the parent and guardian to his child or a ward between the age of 6 to 14 years as the case may be, कि चूंकि राइट टू एजुकेशन के हिसाब से फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि सरकार ही नहीं बल्कि माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना ही है, बाध्य है, सरकार को भी देना होगा और माता पिता को भी इसका जो है ध्यान देना होगा कि बच्चों को पूरी शिक्षा जो है मिल रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है मिल रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहां पे कुछ बीमारियों के नाम है। चिकन पॉक्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग छोटी माता कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस जो कि लीवर से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर का सवाल आपको यहां से बनेगा। डेंगू किससे काटने से होता है, तो मॉस्किटो के काटने से होता है, 1 नंबर का सवाल आपको यहां से बनता है। ठीक है,
पोलियो, रेबीज कुत्ते काटने से जो रेबीज नाम का वायरस होता है, एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो हम जानते हैं, एक नंबर का सवाल यहां से बनता है, फुल फॉर्म आपसे पूछा सकता है ऐसे एग्जाम में कि एक्वायर्ड, जो हमने खुद ली है, एक्वायर्ड इम्यूनो, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी खराब हो जाती है, और जो इसे खराब करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो इसके लक्षण हमारे शरीर में होते हैं, और जिनकी बीमारी होती है उन्हें कोई भी बीमारी आसानी से माने आसानी जो है शरीर में लग जाती है, क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ही बर्बाद हो जाता है। एड्स नाम का वायरस या फिर HIV, HIV ने ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करने वाला वायरस, यानी कि HIV, जिसका स्ट्रक्चर आप यहां देख सकते हैं, ये हुआ। ठीक है, इसका RNA जो है वो अंदर की ओर होता है, ये जो बाहर कवर है, ये पीला वाला, ये प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये है वायरल एनवेलप, यानी कि वायरस का सुरक्षा कवच है। ठीक है, और ये जो बीच वाला देख रहे हैं हरे वाला, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू या कॉमन कोल्ड, ये सारे जो है बीमारी जो है वायरस से होने बीमारी है। इस पे इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको काफी आते हैं, लगभग 1 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। सवाल देखिए क्या है, पैथोजेंस कहते हैं, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, पैरासाइट हो या प्रोटीन हो, इन्हें पैथोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शरीर में खराब प्रक्रिया पैदा करते हैं। वायरस से होने बीमारी जो है अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस, जो कि लीवर से जुड़ा हुआ है, हर्प्स स्किन से, मोनोवार्ट, जो मस्से वगैरह निकल आते हैं, जो मस्से वगैरह जो वार्ट्स आप देखते हैं शरीर पे, चेहरे पे, कान के पीछे, गले के नीचे, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HP के चलते होता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू जैसे H5N1, नोरो वायरस, येलो फीवर, इबोला, सार्स, कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस, है ना, एड्स, HIV, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड सोर्स, कोल्ड जर्म्स, मीजल्स, टिटनेस, टाइफॉइड, ये सब वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो जो रिंगवर्म, जो दांत खाज खुजली होता है, रिंगवर्म, एडवांस निमोनिया या कैंडिडायसिस, ईस्ट का जो इन्फेक्शन होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस किया जाता है या क्रिप्टोकोकोसिस किया जाता है, ये सब फंगाई से होने वाले डिजीज के नाम है। इसमें खासकर रिंगवर्म को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट इन्फेक्शन। पैरासाइट से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, राउंडवर्म। बस आपको एक याद रखना है, राउंडवर्म, टेपवर्म। कौन सा है, राउंडवर्म, टेपवर्म, जो हमारे पेट में होता है, ये क्या है, पैरासाइट है, जो दूसरों के शरीर पे बैठ के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के। बैक्टीरिया से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी जो है पहली, जो है वो कौन है, TB, एंथ्रैक्स, ये दोनों आप याद रखिए। इसके अलावा सैल्मोनेला आप याद रखिए। निमोनिया, पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन होता है जिससे हम लोग UTI, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल यहां से बनेगा, 1 नंबर का सवाल यहां से बनेगा, सैल्मोनेला के लिए 1 नंबर का सवाल बनेगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन होता है जिससे आपको तकलीफ होती है, बुखार चढ़ जाता है, बुखार उतरता नहीं है, ये भी बैक्टीरिया के चलते होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। या स्टमक अल्सर जो होता है, ये भी बैक्टीरिया के चलते होता है। ये कुछ फेमस बीमारियों के नाम है जिसपे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मलेरिया किससे होने बीमारी है, प्रोटोजोआ से, 1 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कीटो काटने से होता है वो अलग है, लेकिन मस्कीटो जो है उसे प्रोटोजोआ होता है, जो हमारे शरीर में घुस जाता है, और ये खासकर पानी से फैलने वाली जो है क्या होती है, बीमारी होती है। प्रोटीन्स में खाली जो है मैड काउ डिजीज आप याद रखें, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके 5 नंबर की अरेंजमेंट मैंने आपके लिए कर रखी है। अगर आपको ये चार्ट याद है या इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये अलग अलग वायरस की तस्वीर है, HIV, हेपेटाइटिस, इबोला, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस, बैक्टीरियोफेज, पैपिलोमा वायरस, रोटोवायरस या आपका हर्प्स वायरस। ये बहुत जरूरी है कि सारे वायरस की तस्वीरें हैं। इसके बाद हम देखें, विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रिवोक्ड रिसेंटली। जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ वो कौन सी धारा थी, आर्टिकल थी, जिसे हाल में ही सरकार ने उठा दिया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्टिकल नंबर 370, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की तरह काम करता था, एक अलग सिटीजनशिप था, उनका एक अलग झंडा था, एक ही देश में 2 झंडे थे। इसे ही 5 अगस्त, कब अगस्त, 5 अगस्त को इस 370 नंबर आर्टिकल को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ऑर्डिनेंस लाके जो है इसको पूरी तरह से उन्मूल कर दिया गया, हटा दिया गया। हटने के बाद क्या हुआ, ये जो है 2 भागों में बट गया, और दोनों ही क्या थे, यूनियन टेरिटरी। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे विद असेंबली यानी विधानसभा है, और एक है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लद्दाख। लद्दाख जिसकी
पूरी जो क्षेत्रफल है 59,196 स्क्वायर किलोमीटर, 59,196 स्क्वायर किलोमीटर, और जनसंख्या मात्र 2.74 लाख। जबकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या 1,25,41,302। तो ये दो यूनियन टेरिटरी फॉर्म किए गए, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र का शासन होगा, सब कुछ केंद्र के अंदर आएगा। इसको जब रिवोक किया गया तो कौन कौन से डेवलपमेंट हुए? तो सबसे पहला डुअल सिटीजनशिप खत्म हो गया कि अब सब इंडियन सिटीजन है, दो नागरिकता नहीं होगी, जम्मू कश्मीर और भारत, ऐसा नहीं हो सकता है। सेंटर का लॉ जब पूरे स्टेट में अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक इन केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। नो सेपरेट लॉज फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं बनेंगे। भारत के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग यहां पर जाके लैंड और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दो झंडे नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर का अलग, भारत का अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक ही झंडा होगा जो भारत तिरंगा झंडा है। हर 5 साल में इलेक्शंस कराए जाएंगे और सेंटर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय इमरजेंसी, जो आर्टिकल नंबर 360, जो एक नंबर का सवाल आता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में होता है, 360 नंबर आर्टिकल में किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 360 नंबर आर्टिकल इस्तेमाल करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ की पुलिस डायरेक्टली जो है मैनेज होगी सेंटर के द्वारा, यानी कि केंद्र के द्वारा यहाँ की पुलिस जो है वो क्या होगी, मैनेज की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखें, ये बहुत काम का सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड। कह रहे हैं किसी एक दिए गए समय में, मान लीजिए 1 साल, किसी एक दिए गए समय, कोई भी समय हो, ठीक है, अलग अलग देश का एक होता है, तो हमने मान लिया कि 1 साल, ठीक है। दिए गए समय में जितने भी गुड्स और सर्विसेज उस देश में पैदा होते हैं या लोग बनाते हैं, सामानों को या सेवाओं को, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है मनी में, उसकी जो टोटल जो वैल्यू होती है मनी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या उसे कहते हैं देश की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। इस बात को जरा बारीकी से समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, देखिए एक दिए गए समय, मान लीजिए 1 साल में आपके देश जैसे भारत में 145 करोड़ की आबादी रहते हैं, 145 करोड़ की आबादी में जो लोग इंप्लॉयड हैं या सेल्फ इंप्लॉयड है, अपना बिजनेस करते हैं, किसी ना किसी तरह से काम धंधे में लगे हुए हैं, 2 ही काम करते हैं, या तो वो कोई गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, या अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो 1 साल में जितने गुड्स पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, जितनी सर्विसेज दी जाती है, इनका जो वैल्यूएशन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? वैल्यूएशन निकलता है मुद्रा में, पैसे में, उससे हम कहते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये बताता है कि कोई देश कितना अमीर या कितना गरीब होता है, और ये भी बताता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है बेहतर हो रही है या खराब होती जा रही है। अगर उस देश की जीडीपी हर क्वार्टर में बढ़ती जाए, जीडीपी की वैल्यू बढ़े, इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त हैं और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवाएं और वस्तुएं बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि उस देश के नागरिक जो है बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो सेवाएं नहीं बना पाते, वस्तुएं नहीं बना पाते, उनका जो परचेजिंग पावर, चूंकि उनके पास इनकम भी कम हो जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो भी कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो अब लोअर क्वालिटी के गुड्स या सामान घर पे लेके आएंगे खाने पीने के लिए, इससे आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीवन जीने का स्तर है, वो काफी नीचे हो जाएगा और धीरे धीरे उस देश की एक बड़ी जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगी। जीडीपी को बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जीने का जो स्तर है वो काफी बेहतर हो जाता है। तो यह है जीडीपी। आगे देखते हैं हु रोट आईने अकबरी, यानी अकबरनामा। आईने अकबरी को क्या बोलते हैं? अकबरनामा। 1 नंबर का सवाल यहां बनता है कि आईने अकबरी को ही अकबरनामा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकबर के जीवन पे लिखी गई एक किताब है। और कितनी? ये 3 वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। तो पूछा है कि ये किसने लिखा था? तो भैया ये लिखा था अबुल फजल ने। तो अकबर ने, जो कि एक महान मुगल शासक थे, अकबर ने अपने ही दरबार के एक दरबारी और अपने घनिष्ठ मित्र अबुल फजल से एक बार कहा कि ये जो हमारा जीवन है, हमारा शासनकाल है, हम लोग मुगलों का शासन रहा है, इसके विवरण को आप एक किताब के रूप में लिखें, इसे आप एक किताब के रूप में लिखें। तो अबुल फजल ने क्या किया, इसकी 3 किताबों की श्रेणी बनाई। जो फर्स्ट जो वॉल्यूम था वो अकबर के जो पूर्वज थे, जो भी थे, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जो भी कोई रहे होंगे उसके पहले वाले, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, उनके रीन के बारे में लिखा।
इसके बाद जो सेकंड वॉल्यूम, जो दूसरी किताब बनी, उसमें अकबर के शासनकाल के बारे में पूरा विवरण दिया गया। और जो तीसरी जो वॉल्यूम बनी, इसे हम लोग आईने अकबरी, यहाँ देख सकते हैं आईने अकबरी इसका नाम है, वॉल्यूम 3 अबुल फजल अल्लामी ने लिखी थी। इसमें अकबर के शासनकाल, उनकी घर की प्रक्रिया, उनकी सेना, उनके टैक्स कलेक्शन का तरीका, ठीक है, और उनके जो साम्राज्य का जो विस्तार था, जो भौगोलिक विस्तार था, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें आईने अकबरी में देखने को मिलती है। ये हमें बहुत ही डिटेल से बताता है कि वहां की उस समय जो लोग भारत में रहते थे अकबर के शासनकाल में, उस समय की परंपरा और संस्कृति, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो आईने अकबरी की ये थी कि इसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल्स था, यानी कि आंकड़े, मैथमेटिकल आंकड़े दिए गए थे कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, लोगों का वेतन कितना हुआ, रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ, चीजों की कीमतें क्या थी, कितने फसल उगे, कितने क्विंटल में उगे, कितने हेक्टेयर में उगे। ये सारी की सारी बातें इस किताब में दी गई है, जहां पर दिखाया जाता है कि अकबर जो है अबुल फजल से आईने अकबरी को लेते हुए दिखाया जा रहा है। एक काल्पनिक छवि है। तो ये आईने अकबरी का पूरा डिटेल है जो आप जान सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, आप कोई भी अगर पत्र लिखने जाए तो पहले पत्र को लिखना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है, फिर उसे चेक करना पड़ता है कि उसमें लिखी की सारी बातें ग्रामेटिकली या लिटरेचर के रूप में सही है कि भी नहीं है, ये देखना पड़ता है। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो आप बोलेंगे तो बहुत आसान सवाल है, हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये थे हमारे भारतीय संविधान के द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे और इन्होंने ही हमारे संविधान को बनाया। पर इस कमेटी में, ये कमेटी किसने बनाई थी, ये कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये किसने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संवैधानिक सभा बनी, जो संविधान बनाने का काम सौंपा गया, उसके लिए संवैधानिक सभा ने क्या बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 लोगों को रखा, जिसके चेयरमैन बने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1 नंबर का सवाल। सेकंड सवाल ये आता है कि इस 8 लोगों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो मोहम्मदन यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से था। 1 नंबर का सवाल यहां बनता है, पूछा था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मोहम्मद सदुल्ला। ये एकमात्र ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जो इस कमेटी के सदस्य थे। उसके बाद 1 नंबर का सवाल बी एन राव जी से आता है, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संवैधानिक सभा, इसके संविधान के प्रति सुझाव सलाह देने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया था, जिसे हम लोग नाम देते हैं बी एन राव। यानी कि बी एन राव को भारतीय इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। कोई भी संविधान में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानना हो, तो इनके पास लोग जाया करते हैं, सलाह लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब मेंबर्स थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयनगर, एन माधवा राव, टी कृष्णमाचारी। तो ये 8 लोगों की कमेटी जो है बनाई गई थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए। संवैधानिक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया था और ये 8 नंबर इसमें थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, केवल इस आंसर से मत जाइए। मैंने कहा था मेरे 25 सवाल 250 से 5 सवाल के बराबर हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तो बी आर अम्बेडकर को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका 29 अगस्त 1947। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और ठीक इसके 14 दिन के बाद यानी कि 29 अगस्त 1947 को देश को इस बात की जरूरत पड़ी कि हमारे देश का अपना एक संविधान होना चाहिए, कि बाकी सभी देशों का संविधान है, भारत के पास भारत को गवर्न करने के लिए, भारत को चलाने के लिए, भारत की प्रजा की बातों को देखने और समझने के लिए संविधान नहीं है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन 29 अगस्त 1947 को बनाया गया। और ये जब संविधान बना, सभी लोगों ने साइन किया और संविधान को खुद को अपनाया। इस अपनाने के डे को जो अडॉप्ट किया, यहां से 1 नंबर का सवाल ये आता है कि एडॉप्शन डे क्या कहते हैं हम लोग, एडॉप्शन डे। वो कौन सा दिन है जिस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था, एडॉप्शन डे। तो एडॉप्शन डे होता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्शन डे मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे, क्या डे, रिपब्लिक डे, वो दिन जब हमारे इस संविधान बने हुए संविधान को हमारे देश को, हमारे जनता को दे दिया गया, उस दिन हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। जिस दिन ये हमारा संविधान एनफोर्समेंट डे एनफोर्स हुआ वो था 26 जनवरी 1950। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे, गणतंत्र देश दिवस जो है मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला है सवाल नंबर 12, ऑक्सीजन, जिसे हम लोग फॉर्मूला के रूप में O2 लिखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन विच इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी हो हवा आपके साथ जाती है। इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनने वाला ये एक गैस है। ये कहां से बनता है? अगर इस सवाल का जवाब देना है तो आंसर आसान है कि पानी, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, आंसर तो हो गया, लेकिन यह सीखने वाली बात क्या है? देखिए, जहां तक पेड़ पौधे का सवाल है, ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए क्या करते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, सबसे पहले आप इन जड़ों को देखिए। पेड़ पौधे में एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइलम। जाइलम जड़ों से वाटर यानी कि पानी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जड़ों से पानी जाइलम सोखता है और इस पानी को पौधे में पहुंचाता है पत्तियों तक। ठीक है, पत्तियां क्या होती है? पत्तियां जो है पौधे का किचन होता है। क्या होता है? रसोई घर होता है। अब रसोई घर है, मसाले चाहिए, अनाज चाहिए, गैस चाहिए, इन सबको बनाने के लिए। तो पत्ते जो होते हैं, पत्ते क्या होते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि पत्तों के लिए, किचन के लिए मसालों का काम करते हैं। इसमें कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, जो जहर है हमारे सभी के लिए, वो पेड़ पौधे हमारी तरफ से ले लेते हैं। पेड़ पौधों में यानी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्तियों में, और इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है पदार्थ, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल सूर्य से मिलने वाली हीट को, यानी एक तरह समझिए कि घर में गैस सिलेंडर है, सूर्य से मिलने वाली जो हीट होती है, इसको एब्जॉर्ब करते ही क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है या क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये जलना शुरू हो जाता है और भोजन बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पाए जाने वाले जाइलम के द्वारा पानी लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूरज की रोशनी में खाना बनना शुरू होता है पेड़ों की पत्तियों में। ठीक है, और यही बाद में फल के रूप में, सब्जियों के रूप में हमें खाने को मिलता है, जिसे हम लोग शुगर या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी में पत्तियां एक्टिवेट हो जाती है और ये क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। हम जो कुछ भी खाते हैं पेड़ पौधे से, वो सब का सब ग्लूकोज है, शर्करा है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। और ये बनाते बनाते फ्री में बाई प्रोडक्ट के रूप में पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, जिससे जीवन इस पृथ्वी पर संभव हो पाया। तो ये जो ऑक्सीजन में O2 है, इसका स्रोत जो है पानी ही होता है। ठीक है, तो पानी में से हाइड्रोजन जो है पेड़ पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं और ऑक्सीजन जरूरत नहीं है तो उससे ऑक्सीजन के रूप में वापस वायुमंडल को वापस कर दिया जाता है, जिससे जीवन हमारे पृथ्वी पर संभव हो पाता है। तो कितनी सुंदर बात है। तो जाइलम पानी ले जाया करता है और पेड़ पौधे में एक और हिस्सा होता है जिससे हम लोग कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम। और ये फूड को पौधे के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्टर है, जाइलम पानी का और फ्लोएम फूड का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर सवाल, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन which started in September 1992, यानी कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा सितंबर 1920 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसे यूपी के चौरी चौरा की घटना के बाद बंद कर दिया गया। तो कब बंद किया गया? सवाल का जवाब देना हो तो बहुत आसान है, 1922 फरवरी महीने में। 1922 के फरवरी महीने में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा सितंबर 1920 में किया गया, अल्प समय 1.5 साल के बाद ही गांधी जी ने इसे बंद कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में घटना घटी थी। ये उत्तर प्रदेश के उस समय के चौरी चौरा का दुर्लभ तस्वीर है, जहां पे लोग ने गाड़ियों को आग लगा दिया है और आप मुझे यहाँ देख सकते हैं भागते हुए। मैं यहाँ पे पतली गली से बाहर निकल गया था। ठीक है, तो एक मजाक है और कुछ नहीं है। तो एक काफी जो है एक केओस की सिचुएशन यहाँ बन गई थी। तो हुआ क्या था, देखिए इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझिए, और ये यूपीएससी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अंग्रेजों से लड़ने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए और पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए सितंबर 1920 को
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करती है, असहयोग आंदोलन शुरू करती है। इस असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ये शांतिप्रिय तरीके से होगा, इसमें किसी भी तरह के वायलेंस की कोई जगह नहीं होगी और इसमें लोग बहुत ही शांतिप्रिय और अहिंसक तरीके से अपने पर सरकारी पदों को छोड़ेंगे, उनके जितने भी पद उनको मिले हैं सरकार से उनको त्यागेंगे, सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो वहां जाना बंद करेंगे, आर्मी को सर्व करना बंद करेंगे और हो सके तो टैक्स देना भी एक्सट्रीम मेजर्स के रूप में अपना विरोध जताने के लिए जो है टैक्स भी नहीं देंगे। तो लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के शुरुआत में हिस्सा लिया, शुरू में काफी आंशिक रूप से इसमें सफलता भी मिली, लेकिन सफलता काफी लंबी नहीं चली। जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, इसने इस मूवमेंट का पूरी दिशा ही बदल दी, पूरी इसकी दिशा ही खराब कर दी। हुआ ये कि देखिए 2 फरवरी 1922 का दिन था। दिन कौन सा था, बहुत ध्यान से देखिए कि 2 फरवरी 1922। तो 2 फरवरी 1922 को पीपल वर प्रोटेस्टिंग, लोग जो है हाई मीट की जो प्राइस है चौरी चौरा के बाजार में, जो मांस के जो बढ़े हुए कीमत है, इसका विरोध कर रहे थे। कुछ लोग थे मार्केट प्लेस पे आए और वहां पे पुलिस ने उन्हें काफी पीटा इस विरोध को रोकने के लिए और उन्हें कई लीडर्स को पकड़ के जो है चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा के पुलिस थाने बंद कर दिया। ठीक 2 दिन के बाद 4 फरवरी को 2500 लोग उसी तरफ आगे बढ़े चौरी चौरा में, क्योंकि वहां पे चौरी चौरा में एक शराब की दुकान भी थी जहां पर धड़ल्ले से शराब बिकती थी, इसका भी उन्होंने बहुत विरोध किया। यहां भी पुलिस ने उनके पर लाठीचार्ज किया और उनके एक नेता को अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में लोग जो है पुलिस थाने की ओर मार्च किए और कहा कि उनके जितने भी नेताओं को आपने पकड़ा है उन्हें छोड़ दीजिए। काफी बड़ा हुजूम था, 2500 की संख्या में लोग थे, पुलिस बहुत ही कम थी। तो पुलिस ने क्या किया, वहां पे एक सब इंस्पेक्टर भी था जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, तो वो सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, हवा में गोली चला दी इस उम्मीद में कि भाई भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लोग यहां से चले जाए शांति पे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, लोग बहुत गुस्से हो गए और उन्होंने क्या किया, पुलिसों पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसी से क्या हुआ, वहां के सब इंस्पेक्टर ने आज्ञा दिया कि भाई गोली चलाने के लिए। सब इंस्पेक्टर ने गोली चला दी और क्राउड में से 3 लोग जो है मारे गए ऑन द स्पॉट। इससे लोग इतने भड़क गए, इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया। 2500 लोगों के सामने पुलिस का छोटा सा दल आउट नंबर्ड हो गया, उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो चौरी चौरा पुलिस थाने की ओर भागे और पुलिस थाने में जाके अपने आप को अंदर से बंद कर दिया। लोगों ने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, नहीं जा पाए, बहुत गुस्से में थे। अबे लोगों की मौत के बाद उन्होंने पूरे पुलिस थाने में ही आग लगा दी और वहां के सारे जो पुलिस वाले हैं वहां के जिंदा जल गए। ये घटना इतनी इतनी हिंसक थी कि महात्मा गांधी को इससे बहुत ठेस पहुंचा और 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने फैसला किया कि मुझे लगता है कि लोग इतने बड़े आंदोलन को अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण तरीके चलाने के लिए अभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई, ये लोग अवेयर नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, चाहे आपका कितने भी अत्याचार हो जाए, आपको पलट के वार नहीं करना है। तभी जाके इस आंदोलन की अहमियत और इसके महत्व को बचाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने इस रिस्पॉन्स में मार्शल लॉ लगा दिया, काफी सैकड़ों लोगों को बिना ट्रायल के जेल में रखा गया, मुकदमे चले। लेकिन महात्मा गांधी, CR दास, मोतीलाल नेहरू के बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने ये आंदोलन को बंद करना ही सोचा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी जो भूमिका है वो मेरी है, जो भी हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूं। लोग इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इस आंदोलन को जो है क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। हेलो, हाँ, तो इस क्या हुआ, फोन करो ना राहुल को। तो जो चौरी चौरा का जो इंसिडेंट था ये इतना भयानक था कि 12 फरवरी को ऑफिशियली महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि ये मूवमेंट जो है खत्म होता है। तो काफी नेताओं ने वहां जाकर, CR दास हुए या मोतीलाल नेहरू हुए, काफी जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि इसके लिए उन्होंने खुद को अपना रोल इसे बताया कि इसे मेरी ही भूमिका है। और वो उनका एक ही कहना था कि शायद लोग इतने बड़े स्तर पे इस नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए शायद अभी तक तैयार नहीं है।
अहिंसा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनकी पूरी एडुकेट ट्रेनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो लोगों को नहीं पता कैसे रिस्ट्रेंट करना है इन द फेस ऑफ वायलेंट अटैक्स, कि जब आपके ऊपर हिंसक आक्रमण होता है तो इसे आप कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 14 नंबर है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है जब किसी राज्य की सीमा समुद्र के सतह से जुड़ी होती है, उसके तटीय क्षेत्र से जुड़ी होती है किनारे, तो सबसे लंबा आखिर किस राज्य का किनारा है, तटीय क्षेत्र है, तो आंसर कौन होगा, गुजरात। तो स्टेट की अगर हम बात करें तो आंसर अगर होगा हमारा गुजरात का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन उसकी बात करें तो आंसर क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसके बारे में मैंने यहाँ कुछ दिया हुआ है, गुजरात का सबसे हाईएस्ट है 1214.7 किलोमीटर, जबकि गोवा कितना है 101 किलोमीटर ही केवल क्षेत्र है जो समुद्र के तट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो अंडमान निकोबार सबसे हाईएस्ट है 1962 किलोमीटर, क्योंकि ये तो सागर में ही है, चारों ओर से आइलैंड है ना। और सबसे कम किसका है, दमन एंड दीव, ये कितना है 42.5 किलोमीटर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखो इसका पिक्चर है, ये गुजरात का हो गया, देखो क्षेत्र जो है जो पूरा अरेबियन सी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र का ये है, गोवा का इतना है, ये कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा का है और ये बंगाल का है। तो सबसे बड़ा अगर इसको लंबा करेंगे सबसे बड़ा क्या होगा, वेस्ट में जो स्टेट है गुजरात का है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये पिक्चर से आप देख सकते हैं किस क्यों बोला जाता है कोस्ट लाइन बड़ा या छोटा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। Which institution is responsible for the calculating the GDP? GDP मैंने पढ़ा अभी से नेशनल इनकम कहते हैं। तो हमारे देश में जो नेशनल इनकम है GDP है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, हमारे देश में ये कैलकुलेट करने का काम कि जो सामान और सेवाएं जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू एक्चुअली है कितनी, जो संस्था ये करती है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी CSO। कौन है, CSO। GDP कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 3 मेथड। अब इस GDP को यहाँ से मैंने अलग से एक टॉपिक दिया, GDP को कैलकुलेट करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आंसर हुआ। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है द सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन मेथड, पूर्ति और प्रोडक्शन यानी कि निर्माण विधि। दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है द डिमांड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग GDP का कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉट द आइडिया। अब देखो कुछ संस्थाएं हैं जब हम लोग GDP, हमने CSO के बारे में पढ़ा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वित्त मंत्रालय जिसकी मिनिस्टर भी कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये हमारे भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला एक संस्था है, डिपार्टमेंट है, जिसे हम लोग भारतीय डिपार्टमेंट का ट्रेजरी कहते हैं, जहां से एक एक पैसा देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया था, जब भारत आजाद हुआ था 29 अक्टूबर 1946 को, मैंने आजादी के पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। और आजादी के समय जो पहला व्यक्ति जो इसका क्या बना, मंत्री बना, ये मैंने जो फाइनेंस मिनिस्टर बना, उसका क्या नाम था, R.K. शनमुखम चेट्टी, नॉट शेट्टी, R.K. शनमुखम चेट्टी इसके पहले थे। और अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। तो एस्टेब्लिशमेंट डेट पहले कौन था, अभी कौन था दिया मैंने। RBI की बात करें तो ये हमारे क्या है, सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशन यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है, हमारे देश की जो मुद्रा नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है भारतीय रुपए का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे के पूरे कंट्रोल किया जाता है, इसको कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, मंदी कंट्रोल में रहती है और लोगों की आस्था अपने रुपए में बढ़ती जाती है, जैसे भी घट रही है। 1 रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे गिर चुकी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। RBI कहां हुई थी, तो कोलकाता में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। नेशनलाइज कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। RBI में जो इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, एक होता है कौन, गवर्नर, 4 होता है डेप्यूटी गवर्नर और 2 फाइनेंस मिनिस्टर के मंत्री होते हैं जो वित्त मंत्रालय को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट गवर्नर जो था RBI का 1935 से 1937 के बीच, जब देश हमारा गुलाम था, सर SOS याद रखो, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये थे जो मैंने गुलाम जो भारत था उस समय का। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI वो कौन था, C.D. देशमुख। 1943 से 1949 के बीच ये RBI गवर्नर थे। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के जो RBI के गवर्नर बने वो थे डॉक्टर
मनमोहन सिंह 1982 से लेके 1985 के बीच, इसे इनको अर्थशास्त्र की बहुत बेहतर समझ है। और पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो पहली जो महिला डेप्यूटी गवर्नर बनी वो थी के.जे. उदेशी। और अभी जो प्रेजेंट के जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांता दास। तो ये आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट, यहां से कई सारे सवाल ट्रेडिशनल स्टडीज जी के आपको एग्जाम में आ सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी माइनस एनएनपी, एक्चुअली ये क्या है? देखो, इस सीधी भाषा में अगर समझो तो ऐसा है कि मान लो आप कोई भी सामान खरीदते हो, शोरूम से जाकर नया सामान खरीदते हो, एसी खरीदो, बाइक खरीदो, टीवी खरीदो, मोबाइल खरीदो, और आप उस सामान को मान लो आपने 10,000 में खरीदा है और 6 महीने 1 साल के बाद आप उसे बेचना चाहते हो, तो क्या वो 10,000 में बिकेगी? नहीं बिकती है। नहीं, क्यों नहीं बिकती है? आपने ग्रॉस उसे खरीद में लाया 10,000 में, लेकिन 6 महीने में क्या होता है? आप उसको यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, वियर एंड टीयर होता है। उसके मशीन को इस्तेमाल करने से उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होती है? घटती जाती है उसकी। तो जब किसी चीज की एफिशिएंसी घटेगी, उसको यूज करोगे बार बार, तो उसकी वैल्यूएशन रुपए में क्या होती है? कम होती जाती है समय के आधार पे। और जैसे जैसे समय आगे जाएगा उसका वैल्यू घटता जाएगा। ये जो वैल्यू घटती है इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आपने 10,000 में खरीदा, बिकेगी किस में? नेट प्राइस क्या है? तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो बचता है वो क्या होता है? नेट प्राइस होता है। जब आप अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो तो देखना उसमें से भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। तब एक्चुअल वैल्यू की आपके बाइक का इंश्योरेंस हम इतना में करेंगे। खरीदे थे 2 लाख में, इंश्योरेंस कर रहा है 1.5 लाख, 50,000 क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसी तरह से नेट, तो जो इन दोनों को माइनस करने से जो बचता है वो कौन होता है? डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला ये है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बिकेगी कितने में, तो हम खरीदे कितने में थे, और हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, माइनस कर दो तो हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी, तो जीएनपी का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनपी का मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो मैंने आपको इसका पर डिटेल जो है यहाँ पे दे दिया है, जो बहुत जरूरी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज? एसआई का फुल फॉर्म 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, इसे क्या कहते हैं? सिस्टम डे इंटरनेशनल, एसआई यूनिट। ठीक है, तो पूछा है कि आवाज की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, या जो शोर होता है इसकी तीव्रता मापने के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? तो उसे कहते हैं डीबी, यानी कि डेसिबल। डेसिमल में हम साउंड की इंटेंसिटी को मापते हैं। देखिए, एक होता है इंटेंसिटी लेवल, तो आंसर होगा डीबी, और अगर केवल पूछा जाए इंटेंसिटी तो होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, कंपैरिजन ऑफ द साउंड एनर्जी ऑफ अ नॉइज, माने कि जो नॉइज से निकलने वाली जो साउंड एनर्जी है, दैट ऑफ वन जस्ट डिटेक्टेबल एट द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। जहां से शोर पैदा हो रही है वहां पे एक व्यक्ति को जो साउंड आ रहा है, और वहां से 100 मीटर दूर जो व्यक्ति है, जो सोर्स से काफी दूर है, वहां जो शोर पैदा हो रहा है, दोनों को शोर में अंतर है। ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी लेवल अलग अलग है, सोर्स पे अलग होगा, दूर में अलग होगा। इसे नापने के लिए हम डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक दिए गए पर्टिकुलर समय में वहां पे साउंड एनर्जी कितनी आ रही है। ठीक है, तो उस एरिया के हिसाब से और उस दिए गए समय के हिसाब से जब हम साउंड की इंटेंसिटी निकालते हैं एरिया पे डिपेंड करके, तो उसका यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। याद रखिए, तो दोनों में डिफरेंस है। ये लेवल है, वो क्या है? साउंड है। Which vitamin is a fat soluble vitamin that plays a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium level? खून को जमने, बोन को मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने और ब्लड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की जरूरी होती है। मैंने कहा अभी कौन सा विटामिन है? विटामिन के। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि भाई फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम क्या है? तो फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम है ADEK। इसे आसानी से याद रखिए, आलू दम इलायची कम। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ADEK, ठीक है, आलू दम इलायची कम। तो ये ADEK वो विटामिन है जो वसा, फैट में घुल जाते हैं, इसे कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या क्या यूज है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पिछले चार में, यहाँ भी मैंने दे दिया है, सोर्सेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और एक होता है वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा बाबा 1 2 3 4 नंबर जेल में, 5 6 7 8 नंबर जेल में, 9 नंबर है, 10 और 11 जेल में, 12 नंबर नए बाबा है बाजार में। ठीक है, तो विटामिन B1 थायमिन, B2 राइफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोनिक एसिड, B6 हो गया पाइरोक्सिन, B7 हो गया नियासिन, B9 हो गया फोलेट, B12 हो गया कोबालमिन और C हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यानी जितने B वाले पार्ट है और C, एग्जाम भूलना नहीं, पूछेगा वाटर सोल्यूबल इनमें से कौन है, तो देख लो B और C।
और जो फैट से बना था आलू दम इलायची का हम बोल दिया मैंने, ADE के, बात खत्म। द हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। बोला है कि द हर्ष चरिता, ठीक है, किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ये एक जीवनी है किसके ऊपर? हर्षवर्धन जो कन्नौज के शासक थे, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? ये भी 1 नंबर का आता है। तो संस्कृत किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है, 1 नंबर, ठीक है। और ये कौन था? बाणभट्ट कोर्ट का पोएट था, किसका? हर्षवर्धन का। तो इनके जीवन के ऊपर जीवनी लिखी गई है, वो है हर्षचरिता, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन द ईयर। पहला जो पानीपत का युद्ध था जिसने मुगल शासन की नींव हमारे देश में रखी, ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर की जीत हुई, तब जाके मुगलों का शासन हमारे देश में आया। ये कब हुई थी पहला पानीपत का युद्ध? अच्छा, अब पानीपत कहाँ है? हरियाणा है कि नहीं? लेकिन पानीपत में तो 1 युद्ध नहीं हुए थे, 3 युद्ध हुआ था। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यहां से एक सवाल आता है कि पानीपत का वो कौन सा युद्ध है जिसे पहली बार गन पाउडर या बारूद का इस्तेमाल हुआ था, बंदूक का इस्तेमाल हुआ था और फील्ड आर्टिलरी मतलब तोप का इस्तेमाल हुआ था। तो फर्स्ट बैटल में हुआ था, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ठीक इसके 30 साल के बाद 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर के बीच हुई थी। अकबर की जीत हुई थी, मुगल शासन का नींव और मजबूत हुआ और 50 सालों तक जो है डायनेस्टी चला आगे। और तीसरा बैटल जो है 1761 में हुआ अफगान और मराठा के बीच, और मराठों का जो इतना लंबा शासनकाल था वो अंत हुआ और अफगान शासन जो है शुरू हुआ। और माना जाता है कि 18वीं शताब्दी का सबसे भयानक ये युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है। इसके बाद है द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट तीनकठिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व्ड। कह रहा है गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका के से आने के बाद, वो था बिहार के चंपारण नामक जगह में जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 3 कठिया सिस्टम में काम करते थे, उसके खिलाफ था। तो पूछा कहां पे हुआ था? तो चंपारण में हुआ था 1917 में, पहली बार, पहला फर्स्ट सत्याग्रह। और ये था वो नील की खेती। नील का फूल देखो, नीला रंग का होता है, जो डाई करने के काम में आता है कपड़ों में। तो ये एक्चुअली क्या है और 3 कठिया सिस्टम क्या है? देखो, बिहार में 20 कट्ठा जमीन को 1 बीघा कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने उस समय क्या था, नील की बिजनेस बहुत जोरों पे थी, काफी डिमांड था, तो काफी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी इंडस्ट्री उद्योग यहाँ पे सेटअप किए और भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। कैसे कि अगर किसी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन यानी कि 1 बीघा जमीन है 20 कट्ठा, तो हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में तुमको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अब अगर 3 कट्ठा खेत में अगर नील की खेती करेंगे तो किसान खाएंगे क्या? जीविका ही चलेगी, अनाज कैसे उगेगा, बेचेंगे कैसे, पैसा कहां से आएगा? तो ये बड़ा जुल्म था उनके ऊपर और इस जुल्म के खिलाफ कई बार उन्होंने आंदोलन भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, अंग्रेज को दबा दिया करते थे। तब जाके ये बात जब महात्मा गांधी के पास पहुंची, उनसे मदद मांगी गई पहली बार, तो पहली बार उन्होंने सत्याग्रह के हथियार को चंपारण में इस्तेमाल किया 1917 ईस्वी में। कब इस्तेमाल किया? 1917 ईस्वी में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया। इसे 3 कठिया सिस्टम कहते हैं और इससे आजादी उनको दिलाई गई। बात समझ में आया? ये है नील। अब तो और ज्यादा होता है। आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने कहा था असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, गांधी ने बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी फॉर्म की क्योंकि महात्मा गांधी माने नहीं कि अब मत कीजिए ऐसा, हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने। तब मजबूरी में ठीक उसके 1 साल के बाद 1923 में इन दोनों ने मिलकर जो पार्टी बनाई उसे कहते हैं स्वराज पार्टी। क्या कहते हैं? स्वराज पार्टी। जो पूर्ण स्वराज इनका मांग था। तो इनका लक्ष्य था कि ये भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इन्हीं के प्रयासों के बाद जो रॉलट एक्ट 1919 का था ना, ये क्या हुआ? वापस लिया गया। तो ये तो एक बात तो समझ में आया कि इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया। ये मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके संस्थापक थे स्वराज पार्टी के, 1 नंबर का सवाल आता है। लेकिन ये रॉलट एक्ट क्या है? ये 1919 का एक काला कानून है। ये कानून समझने के लिए तुमको एक पिक्चर देखना पड़ेगा। ये याद है? ये जलियांवाला बाग, जहां पे लोग बिना हथियार के शांति प्रिय तरीके से बच्चे बूढ़े सभी कोई मिलके यहाँ पे जुलूस निकाल रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। सर सिडनी रॉलट जो उस समय के जज थे, उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में रॉलट एक्ट 1919 पारित किया। ये इतना खतरनाक था कि अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कहा या किसी कानून का विरोध किया
तो आपको अरेस्ट करेंगे और बिना ट्रायल के पहले 2 साल में जेल में रखेंगे। मैंने कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी आपके, आप सही में हमने गलत किया कि सही किया कि फंसाया जा रहा है, पहले 2 साल जेल में रखिए। 2 साल विदाउट ट्रायल, समझते हो कितना खतरनाक है। मैंने झूठ में ही फंसा देगा आपको कि तुमने अंग्रेजों के क्या किया, शासन का विरोध किया, उठा के सीधा जेल 2 साल, रॉलेट एक्ट। ये तो खतरनाक है, यानी किसी को भी पकड़ लेगा। हजारों सैकड़ों नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा था। तो इसके खिलाफ जलियांवाला बाग में बैसाखी का पवित्र दिन था 13 अप्रैल 1919 का, और इस समय हजारों लोग जो है जलियांवाला बाग में बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से इसके ऊपर बात कर रहे थे। तभी ये आदमी को ऐसा लगता है कि जनरल डायर है, ठीक है। जनरल डायर ने अपने सेना को लेके आया, एक ही रास्ता था निकलने और बाहर जाने का, घेर लिया और ओपन फायर करने का, बिना चेतावनी के ओपन फायर करने का आदेश दे दिया। सैकड़ों हजारों लोग जो है जलियांवाला बाग में मर गए। कई लोग कुएं में कूद के जान दे दिए, भागने की कोशिश की, भाग नहीं पाए, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सभी कोई। और इसके लिए जनरल डायर को इंग्लैंड में सम्मानित भी किया गया, ठीक है। बाद में तो मार दिया गया ना, आई थिंक उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया। जो ऑर्डर दिया था वो तो जनरल डायर ने तो ऑर्डर दिया था, ठीक है। हम देख लेते हैं, फिलहाल जनरल डायर देख लो, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसलिए रॉलेट एक्ट को जो बाद में जब स्वराज पार्टी बनी 1923 में, तो इन्हीं के प्रयासों के बाद जो है रॉलेट एक्ट को वापस लिया गया। 23 नंबर जो है, कौन सा वाटरफॉल है जो कर्नाटका में रिवर श्रावती के द्वारा बनाया जाता है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है लगभग 830 फीट का। तो जलप्रपात ये वाला है जो आप पिक्चर यहाँ देख सकते हो। 830 फीट से पानी नीचे गिरती है, जो श्रावती नदी का पानी है, और इसका नाम क्या है, जॉग फॉल, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गेरुसपे फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गेरुसपे फॉल्स। इसके अलावा और भी कई सारे वाटरफॉल है दुनिया में जो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला है एंजल फॉल, कहाँ पे है, वेनेजुएला, ठीक है। इसके बाद कौन है, नियाग्रा फॉल, कनाडा में है। इसके बाद जो है योसेमिट फॉल्स है, कैलिफोर्निया, यूएसए में। इसके बाद क्या है, गल्फॉस है, आइसलैंड का, ठीक है, गल्फॉस। इसके बाद क्या है, प्लिटवाइस लेक्स है, नेशनल पार्क, ये इसका लोकेशन दिया नहीं है। आगे है कौन सा है, सदरलैंड फॉल्स, कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। तो ये कुछ है, नाम है, आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर सवाल है कि इन द केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, मतलब जब किसी नियम को लेके, बिल को लेके लोकसभा और राज्यसभा में एक मत ना हो, बिल पास ना हो, तो डेडलॉक हो जाता है। तब इनके ज्वाइंट सिटिंग को बुला के इस डेडलॉक को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। ये ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके, आर्टिकल नंबर 108 में ही लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। पूछा जाएगा कि 108 नंबर आर्टिकल क्या है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है। और पूछा गया है कि जब ये सभा बैठती है तो इसको चेयर कौन करता है, कौन सुनता है इनकी बात को, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जैसे अभी ओम बिरला है ना, हाँ, तो सब जो होगा वो होगा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो उसके एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा का वो सुनेगा, और अगर वो भी नहीं होगा तो राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो ज्वाइंट सिटिंग को सुनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट पार्लियामेंट ये था। अभी क्या है, सेंट्रल विस्टा जो बन गया है, ठीक है। और आज का अंतिम सवाल, ठीक है, द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज फ्रेम्ड एंड अनाउंस। मैंने कहा था कि देश की जो आर्थिक जो मुद्रा नीति होती है, जो क्रेडिट पॉलिसी है, वो कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो ये देखता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो लोग करते हैं, जो लोन लेते हैं, इस पे इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या होगी, या मनी का सप्लाई देश में कितना होगा, कैसे होगा, जिससे पैसे की वैल्यू ना घटे, ठीक है। ये इन्फ्लेशन को या ब्याज की दर कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन यानी कि मंदी। मंदी क्या होती है, पैसे की वैल्यू का नीचे गिरना। 100 रुपए तो आजादी के पहले भी था, 100 रुपए आज भी है। 100 रुपए नहीं बदला है, उसकी वैल्यू बदली है। पहले 100 रुपए में 4 से 5 लीटर पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलती है। तो 100 रुपया तो वही है, पर उसकी वैल्यूएशन क्या हो गई है, नीचे गिर गई है। इसे ही कहते हैं मंदी। वही रुपया है पर सामान उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तब होता है जब हमारी पैसे की वैल्यू नीचे गिर जाती है। तो अपने पैसे पे लोगों का विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है कि अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट के जरिए जो है इसे कंट्रोल करता रहे, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत जो संतुलन जो है बना रह सके। तो ये करता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग जो जीके क्लास नंबर 3 है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।